चैप्टर है आज हमारा चैप्टर नंबर 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें ये समझना होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें अच्छे से ये समझना होगा कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वो कितनी तरह से चलती है, किस किस तरह से होती है। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को हम दो मेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। यहाँ स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग या मोशन। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हम बेसिकली दो तरह से पढ़ते हैं, एक स्टैटिक यानी रेस्ट वाली और एक डायनेमिक यानी मोशन वाली। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो रेस्ट वाली होती है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं क्लास 8th में। हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह से पढ़ा था कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। उन दोनों को हम साथ में रखें, टच करा के रखें या किसी मेटालिक वायर से ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ होता है। याद आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. जिसमें आपने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा होगा आपने, यस पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था, है ना? Yes, आज sir. हम, ठीक है, ये तो हो गई हमारी कौन सी स्टडी? स्टैटिक वाली, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आपको समझना होगा, इलेक्ट्रो से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे हैं उनकी स्टडी करने को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक्स स्टैटिक का मतलब रेस्ट हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे रहते हैं, जिन उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। दूसरा आज जो हम पढ़ेंगे वो है डायनेमिक या मूविंग वाली। इस मूविंग इलेक्ट्रिसिटी को ही हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे थे, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ध्यान रखिएगा। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वायर में या कंडक्टर में करंट पास कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो तरह की, पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट वाली, और दूसरी डायनेमिक यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा, अभी समझाऊंगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, बुक में नहीं दिया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैं आपको आउटलाइन बता दूं हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज, जिसको हम Q से सिंबलाइज करते हैं, सिंबल Q होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें करंट, जिसको हम कैपिटल I या फिर स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। उसके बाद फोर्थ हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में आगे फिर हम फर्दर ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। इसको वेरीफाई आप क्लास 12th में करते हैं। इनफैक्ट इस साल अभी जो बोर्ड का प्रैक्टिकल हुआ था
12th का क्लास का, जिसमें मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर था, उसमें ओम्स लॉ ही बच्चों को पहला एक्सपेरिमेंट एक था, ओम्स लॉ को ही वेरीफाई करना था। वो भी एक्सप्लेन करेंगे, छोटा थोड़ा सा बता के चलेंगे। तो बेसिकली हम ये चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, और भी अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन मेनली हम इन पर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा चार्ज। आज हम सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं चार्ज क्या होता है। थोड़ा सा आपको मैं केमिस्ट्री में समझाता हूँ, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं आपसे, देखते हैं आपको कितनी इंफॉर्मेशन। आपको ये तो पता होगा कि हमारा जो मेन सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, जिन्हें टुगेदर हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आप लोगों को पता है? यस सर। यस सर। किसी भी एटम के सेंटर में हमें मिलता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और दोनों को कंबाइन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जहां न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उन अनचार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वहीं प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इसके बाहर हमारी ये शेल्स होती हैं, KLMN शेल्स। ये अलग अलग शेल्स होती हैं, KLMN। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस सर। KLMN है ना? ये अलग अलग, इसमें और भी सब शेल्स होती हैं। अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो आपने सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है। हाँ, अभी तो आपने सिर्फ 2n स्क्वायर रूल पढ़ा है। इसके बाद आप 11th 12th में पढ़ेंगे SPDF वाला रूल, इसमें शेल्स और सब शेल्स भी आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फिजिक्स का क्या लेना देना है इससे? देखिए ध्यान से समझिए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होते हैं वो डेफिनेट एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस यस सर। सर। उन्हें हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। और जैसे जैसे किसी भी एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड। आप इतना तो मानते हैं कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती चली जाती है। हाँ या ना बोलिए? यस सर। यस सर। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होंगे। लूजली बाउंड होने के पीछे रीजन होता है, क्या रीजन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। इतने लूजली बाउंड होते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी शेल को छोड़ जाएं, अपनी शेल से एस्केप हो जाएं, एस्केप आउट हो जाएं। अब एस्केप आउट होने का मतलब ये नहीं है कि मेटल में से निकल जाए। मतलब क्या? मेटल क्या कहाँ से आ गया? कि सपोज करिए ये हमारे पास एक वायर है, कॉपर का वायर है, इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है। अब एटम्स के जो सब पार्टिकल्स हैं, सब सब जिसमें न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है, एटम का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इस वजह से जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर पर भी उन्हें इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी शेल से एस्केप आउट हो जाए। अब एस्केप आउट होने का मतलब ये नहीं है कि इस मेटल में से बाहर निकल जाए, वो अलग होता है, वो फिनोमेना अलग है। आप उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, वो नहीं कह रहा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता चला जाता है,
वैसे वैसे जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और उनके पास रूम टेम्परेचर में भी इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि वो उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए और एस्केप आउट हो जाए। ठीक है, अब ये एस्केप आउट से हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके लिए आपको। ये तो खैर हमारी छोटी थर्ड टायर सिटी है बिजनौर, लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखें तो जो रहने का लोगों का तरीका है वो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं और पूरे अपार्टमेंट में रहते हैं, है कि नहीं? है yes ना? sir, Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अपार्टमेंट्स में रहते हैं, है ना? और वहां पर पूरी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग होती है, पूरी सोसाइटी होती है वो, अगर आपने ध्यान दिया हो। उस सोसाइटी में आपको जिम्नेजियम भी मिलेगा, पार्क भी मिलेगा, प्लेग्राउंड भी मिलेगा, अलग से स्विमिंग पूल भी मिलेगा, व्हाट नॉट, एवरी फैसिलिटी मिलेगी, सुपरमार्केट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए। yes sir, Yes, sir. अब सपोज Yes, sir. करिए कि ये उस सोसाइटी की बाउंड्री है, ठीक है? एक बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, यहाँ पर एक ग्राउंड या पार्क समझ लीजिए, और सोसाइटी के कुछ बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, कुछ भी बच्चे जो खेल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो बच्चे या स्टूडेंट्स कह लीजिए या प्लेयर्स कह लीजिए, ये जो यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या ये सोसाइटी से बाहर है? बोलिए। no No, sir, sir. नहीं, कंपाउंड में No, तो sir. है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। यानी कि सोसाइटी के तो अंदर है, बस बिल्डिंग के ही तो बाहर हैं, अपने अपार्टमेंट से ही तो बाहर हैं, अपने फ्लैट Yes, से ही sir. तो बाहर हैं, लेकिन है तो कंपाउंड में ही, है तो सोसाइटी के अंदर ही। हाँ या ना? yes sir, Yes. Yes, sir. यस। तो ये समझ लीजिए, ये जो बच्चे खाली निकल के आए हैं ना, यही है फ्री इलेक्ट्रॉन, यही है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से? अरे ये एग्जाम्पल जो हमने इसलिए दिया कि ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास इतनी एनर्जी होती है, सफिशिएंट एनर्जी रूम टेम्परेचर पे कि एस्केप आउट हो जाए, इन्हीं को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि वो कंपाउंड यानी सोसाइटी के अंदर है, यानी वो मेटल के अंदर ही है, लेकिन अपने घरों से बाहर, मतलब अपनी एनर्जी शेल से बाहर। बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? Yes, yes sir. sir, Yes, sir. दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम पूरी चेन बना के देता हूँ फ्लो चार्ट, अब क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है मजबूरी, वरना ऑफलाइन तो और भी मजा आता है इसको पढ़ने में। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, और लूजली बाउंड किससे होंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है? और रूम टेम्परेचर पर भी उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए और अपनी शेल से एस्केप आउट हो जाए। अब अगर वो शेल से एस्केप आउट हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल में से बाहर निकल है, वो मेटल के अंदर ही है, वो मटेरियल के अंदर ही, बट वो फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलिए। yes Yes, sir, sir. Yes, sir. जिस तरह से इस सोसाइटी के बच्चे जो इन बिल्डिंग्स में रहते हैं, इन फ्लैट्स, बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स उसमें रहते हैं, वो इस ग्राउंड में खेल रहे हैं, हालांकि वो अपने घर से बाहर या फ्लैट से बाहर हैं और ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर हैं। तो ये समझिए, ये है एक मेटल की प्लेट और ये डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स हैं जो अपार्टमेंट्स हैं उनके या घर हैं उनके, उनसे बाहर है लेकिन मेटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. आप ध्यान से सुनिए, यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री टू मूव हैं, इसे ही हम फिजिक्स में चार्ज कहते हैं, इसी को चार्ज कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही। जब हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब होता है चार्ज, और जब हम कहते हैं चार्ज तो इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाय चार्ज वी मीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ही बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है किसी भी वायर में। अगर चार्ज समझ लिया तो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ ली। आगे बढ़ते हैं, फिर से सुनिए ध्यान से, रटा रहा हूं, ध्यान से सुनिए।
मैं ये कह रहा हूं कि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इतने लूजली बाउंड होते हैं, इतनी वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि रूम टेम्परेचर पे भी उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी शेल को स्केप आउट कर जाए या अपनी डिस्क्रीट एनर्जी शेल से बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद वो फ्री टू मूव होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। Charge. चार्ज। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. नो अब जो नो चार्ज सर। का हमारा सिंबल होता है, चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू, और चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू ई, जहां N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम, बात समझ आई? Q यस। इज इक्वल टू N इंटू ई। ध्यान Yes, रखना, sir. बुक में कुछ चीजें दे रखी हैं, कुछ नहीं दे रखी हैं, इसलिए पहले ही बता के चल रहा हूँ। कुछ हैं एक्सक्यूज कुछ मी नहीं सर। है। हाँ बेटा बोलिए। सर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे या फिर जो हाँ, सेल फ्री में बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स, वो भी? नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? क्योंकि चार्ज हमेशा बनेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके। गुलाम, अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि सर ये बहुत समझ लिया आपने, ये भी समझा दिया कि घर कंपाउंड से बाहर है, कंपाउंड के अंदर है, घर से बाहर है, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन आप सर कहना क्या चाहते हैं? बेसिक बताइए, आप इस चार्ज से हमें समझाना क्या चाहते हैं? तो देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। सपोज करिए ये हमारे पास एक कॉपर का वायर है जिसका एक एंड ए है और एक एंड बी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वायर में एक कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है सर, फ्लो हो गया जी, एक कूलाम चार्ज फ्लो। तो इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिए इसके मतलब क्या है। Q का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया N इंटू ई, जहां मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, N को एज इट इज रखा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अभी साइन नहीं लेते जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, जहां n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाया, ऊपर 10 बनाया, नीचे बचा 16 इंटू 10⁻⁻19। आइए रिड्यूस करते हैं, 5 2 से कर लेते हैं, 2 5 जा और 2 8 जा, ये आया 5/8। आइए डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगाया 0, 8 6 जा 48, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, कितना बचा? 4, पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा 40। ओके, पूरा चला गया, यानी हमारे पास अभी आंसर आ रहा है 0.625 इंटू, ये माइनस की 19 पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखें तो 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। कि सर ये कैलकुलेशन तो आपने करके दिखा दी और ये कैलकुलेशन हम समझ भी गए, लेकिन अभी हम ये नहीं समझ पाए एक कूलाम चार्ज क्या है, ये चार्ज आप कहना क्या सर वो चाहते हैं? 18 हो जाएगा, 10 raised to power Excuse 18। me, सर sir. ऊपर हाँ 18. बिल्कुल सही, 18। अब बात आती है कि सर ये हम समझ गए, कैलकुलेशन भी समझ गए, हमने 18 भी इसे करा दिया, लेकिन चार्ज की बात वहां की वहीं रही, आपने समझाया नहीं कि चार्ज क्या होता है। अभी तो हम यही समझ पाए कि चार्ज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों सुनिए ध्यान से, अगर इस वायर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वायर के एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो होते हैं, तब मैं कहूंगा कि इस वायर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 कूलम है। जी हाँ, चार्ज का मतलब है कॉम्बिनेशन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स,
जब एक साथ एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो हो रहे हैं, और वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर से सुनिए, अगर कोई आपसे कहने लगी भाई हमें डिफाइन करके बताइए, डिफाइन करिए कि 1 कूलाम होता क्या है, ये जो कूलाम आप कह रहे हैं ये होता क्या है जी, तो 1 कूलाम क्या है? The charge flowing through a conductor is said to be 1 coulomb if 6.25 into 10 to the power 18 electrons flow from one end of the conductor to the other end or from one end of the wire to the other end. इंग्लिश में समझ नहीं आया, हिंदी में समझिए क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर इस वायर में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के एक एंड से, इतने इलेक्ट्रॉन्स वायर के एक एंड से दूसरे एंड पर जाएंगे, तब हम कहेंगे कि इस वायर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 कूलाम। बोलो समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। यस सर, आ गया। तो चार्ज बेसिकली क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है चार्ज बेसिकली? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्या है चार्ज? फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? ये किसी भी मेटल के पास आते कहाँ से हैं? ये मेटेरियल के पास या कंडक्टर के पास आते कहाँ से हैं? So when the last shell electron is loosely bound, so due to the weak force of attraction, these electrons are free to move. That's why. फ्री टू मूव, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी उन्हें इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएं, और लूजली बाउंड होने की वजह से वो फ्री टू मूव हो जाते हैं, वो अपनी शेल को छोड़ देते हैं। इनफैक्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल में कितने होते हैं। कि सपोज करिए एक बड़ा हमारे पास गत्ते का डिब्बा है, ठीक है, एक मान लेते हैं कि हाँ ये ले लेते हैं, सपोज करिए ये हमारे पास एक गत्ते का डिब्बा है, ऐसा ही छोटा गत्ते का डिब्बा दिख रहा है, ये गत्ते का डिब्बा है हमारे पास। Yes, sir. यस सर। अब ये समझ लीजिए इसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम माइक्रोस्कोप से इसके अंदर देखें, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को देखें, तो ये समझ लीजिए कि जैसे टाइड्स आते हैं ना ओशन में, सुनामी आती है, सुनामी समझ लीजिए, हाई राइज वेव जिन्हें कहते हैं, या हाई राइज टाइड समझ लीजिए, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इतने इतने सारी कंसंट्रेशन होती है, इतने लाखों करोड़ों में होते हैं। आप खुद देखिए 6.25 into 10 to the power 18 का मतलब कितना होगा? लगाइए जरा इसके आगे जीरो, 625 और 18 जीरो, सोचिए कितना आगे तक पहुंचेगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। है ना? तब तो 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा, और अगर 5 कूलाम हो रहा होगा तो इंटू 5 हो जाएगा ये। अगर 10 कूलाम हो रहा होगा तो इंटू 10 हो जाएगा, 50 कूलाम हो रहा होगा तो इंटू 50 हो जाएगा। तो सोचिए कितने एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ तो सिर्फ हम छोटे से एक एटम की बात करी थी। आपको पता ही होगा कोई भी मेटल या मटेरियल जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने एटम्स से बनता है ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। मानते हैं नहीं मानते हैं? Yes, sir. यस सर। देख लीजिए, तो ये है चार्ज, जो बुक में अभी आपको एक्सप्लेन ठीक से नहीं करा हुआ था, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। चार्ज का मतलब होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बता दिया आपको कहाँ से हमें मिलते हैं, लूजली बाउंड होने की वजह से। वो रूम टेम्परेचर पे भी इतनी इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो अपनी शेल को एस्केप आउट कर जाते हैं, लेकिन रहेंगे वो मेटल के अंदर। और जब हम कहते हैं डिफाइन 1 कूलाम, भाई 1 कूलाम होता क्या है बेसिकली, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज से आप कहना क्या चाहते हैं? तो हम चार्ज से ये कहना चाहते हैं कि अगर वायर के एक एंड से दूसरे एंड में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब वायर के में जो इस टाइम चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 कूलाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। अब जैसे ये मीटिंग एंड हो जाएगी, आप इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग फिर से आप सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। आगे समझिए, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले हमने अभी बात करी चार्ज की। चार्ज का मैंने आपको सिंबल बताया Q।
इसकी एसआई यूनिट अभी मैंने आपको बताई, फॉर्मूला बताया इसका Q इज इक्वल टू N इंटू ई, और इसकी एसआई यूनिट जो है वो है कूलाम। अभी मैंने आपको लिख के दिखाई थी, स्मॉल सी से लिखते हैं वैसे तो इसको, कूलाम को। कूलम, वैसे मैं कूलाम बोलता हूँ, ऐसे कूलम बोलते हैं आप लोग, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा गूगल पे। कूलम, ये इसका सिंबल हो गया सी, एसआई यूनिट का, ठीक। फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू ई। और चार्ज का मतलब मैंने आपसे बेसिकली क्या बताया, बताइए जरा। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मेटल के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जिगजैग मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं। ये जिगजैग मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं, और इस जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं केमिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा हो। यस सर। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन को, जिगजैग मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। हमेशा ये रैंडम मोशन में रहता है, इसका आगे फिर सिग्निफिकेंस आएगा। इस बीच थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ आपको, वैसे तो आपकी बुक में नहीं, फिर भी शायद में भी हो भी सकता है, नहीं भी। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, कि क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है। बेसिकली वैसे जो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई। यहाँ प्लस माइनस का अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपने पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो साइन होता है चार्ज के पास, वो नेगेटिव होता है कि नहीं। यस सर। अब हाँ, अब बात करते हैं आपको, अब आपको समझाते हैं कि भाई क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज होता क्या है, क्या मतलब होता है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। देखिए अभी जैसे मान लीजिए फेस्टिवल, कोई बड़ा फेस्टिवल रहा है, जैसे दिवाली आई थी, दीपावली आई थी ना। दिवाली के दौरान मान लीजिए जैसे बीकानेर मिठाई वाले के पास बहुत भीड़ रहती होती है कि नहीं, मिठाई के लिए उसके पास, स्वीट्स के लिए उसके पास Yes, बहुत sir. भीड़। तो उसने सोचा यार कि क्या करा जाए यार, इतनी भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सबको एक साथ चीजें देना, कि सबको एक साथ मिठाई देना बड़ा भारी हो जाता है, करें तो करें कैसे। उन्होंने कहा सर एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट पे मिठाइयों के नाम लिख लेंगे। मैंने कहा ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर दिक्कत तो फिर भी रहेगी यार, पैकिंग में तो दिक्कत आएगी। लिस्ट तो चलो हो जाएगी, चलो 50 तरह की मिठाइयाँ, 50 आपने लिस्ट में लिख दी, 50 मिठाइयाँ, लेकिन उन्हें बांध के देना भी तो है, पैक भी तो करना है। तो किसी ने कहा कि सर एक काम करते हैं, इस बार ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2-2 kg के ही पैकेट बनाते हैं। कहा कि हम सिर्फ 2 kg के पैकेट बनाएंगे बस। अगर कोई 4 kg मिठाई लेने आया तो उसे 2 पैकेट पकड़ा दिए, कोई 6 पैकेट, मान लीजिए 6 किलो लेने आया तो उसे 3 पैकेट पकड़ा दिए, कोई 8 kg लेने आया तो उसे 4 पैकेट पकड़ा दिए, कोई 10 kg लेने आया तो उसे 5 पैकेट पकड़ा दिए। बोलो हाँ कि ना, समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. सर यानी आई हैव अ कि डाउट। हाँ बोलो, अभी रुक सर जाओ, अगर कोई डाउट 5 क्लियर हो kg लेने जाएगा। आया तो? हाँ वही 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 उसी पे आए, चिंता ना करें। अब हुआ क्या, पहुंचा अक्षर, अक्षर ने कहा ये 100 ग्राम मिठाई दे दो। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, 100 ग्राम का कोई चक्कर नहीं, या तो मिलेगी 2 kg या 4 kg या 5 kg या 6 kg या 8 kg। 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, 8 मिलेगी, 10 मिलेगी, 12 मिलेगी, मिल जाएगी। 3 नहीं मिलेगी, 5 नहीं मिलेगी, 7 नहीं मिलेगी, 9 नहीं मिलेगी। कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, कि हाँ जी भाई साहब ये गड़बड़ है, ये हमारी मोनोपोली है, या तो 2 ले लीजिए या 4 kg ले लीजिए। बहरहाल अक्षत ने क्या करा, फिर 2 kg मिठाई लेके चले गए, ठीक है, लेने आए थे 100 ग्राम। अब पॉइंट ये आता है कि तो इससे हम समझाना क्या चाहते हैं, कि एग्जाम्पल तो हम समझ गए, ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, बीकानेर वाले ने स्वीट्स को क्वांटाइज कर दिया। जी हाँ, क्वांटाइज कर दिया, मल्टीपल ऑफ 2 में ले दिया, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 में कर दिया, कि या तो 2 मिलेगी या 4 मिलेगी या 6 मिलेगी या 8 मिलेगी या 10 मिलेगी। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, Quantization. क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा क्या मतलब है, हमारा मतलब ये है कि जो हमारा चार्ज फ्लो होगा वो मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स में फ्लो होगा। मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स में, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4
5 6 -1 -2 -3 -4 होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. इसे Yes. इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज हमेशा फ्लो होगा वो मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स में फ्लो होगा। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्या मतलब? अब अगर हम कहने लगे कि 4.5 चार्ज फ्लो हो रहा है तो नहीं होगा, या तो 4 होगा या 5, यानी या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पूरे या 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वायर से एक एंड से दो एंड्स, एक एंड से दूसरे एंड तक या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पूरे पूरे, या तो 5 जाएंगे या 6 जाएंगे या 7 जाएंगे या 8 जाएंगे। अगर कहने लगे 4.5 इलेक्ट्रॉन गए ए टू बी, जी नहीं। आधा आधा थोड़ी टूटेगा इलेक्ट्रॉन कि आधा इधर, जी नहीं। या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो नहीं जाएगा। बात समझ आई? इसे कहते हैं Yes, sir. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Yes. कि चार्ज हमेशा मल्टीपल में फ्लो होगा, मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स में फ्लो होता है, और इंटीजर्स में डेसिमल वैल्यूज नहीं आती, डेसिमल वैल्यूज नहीं आती, पॉइंट वैल्यूज नहीं आती। पता है नहीं पता? तो पता है Yes, sir. पता है. इसे Yes, sir. कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जब चार्ज कहीं फ्लो होगा वायर के एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो होगा, तो वो फ्लो होगा मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स में, यानी या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चलिए 5.5 इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं, जी नहीं। 5.5 नहीं, या तो पूरे 5 जाएंगे या 6 जाएंगे। बात समझ आई? इसे कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस Yes, sir. Yes. ठीक, अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसके मीटिंग को एंड करिए, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है?